फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस की। तो हम यहाँ सबसे पहले ये देखें कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। वी नो अबाउट लाइट रिएक्शन और डार्क। मैं पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि लाइट रिएक्शन क्या है, किसकी प्रेजेंस में, सन एनर्जी की प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, और हम इसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं कहते हैं, और इसमें क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी हमारी डार्क रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन जो है कहाँ होती है, तो ये हमें पता है कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ग्रेनम वाले पोर्शन, ये जो ग्रेनम वाला पोर्शन है, वहां पर ये लाइट एब्जॉर्ब की जाती है और वहां होती है ये लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन, इसके अंदर जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। अब हम ये पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो H2 जो भी ATP NADPH2 का फॉर्मेशन जो लाइट रिएक्शन में होता है, उसका यूज होता है डार्क रिएक्शन में CO2 असिमिलेशन के लिए, यानी CO2 का रिडक्शन होता है और H2 का वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, रिड्यूस कौन हो रहा है, CO2 हो रही है, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2O हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं इस लाइट रिएक्शन में कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं लाइट रिएक्शन के। तो सबसे पहला लाइट रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि लाइट रिएक्शन में लाइट जब आती है तो वो कहाँ गिरेगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर गिरेगी, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होगा, उससे एक्साइट होगा। ठीक है, तो जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर गिरेगी और वो एक्साइट होगा तो रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड absorption of light and excitement of chlorophyll molecule। chlorophyll लाइट आएगी तब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्साइट होगा। और सबसे यानी इस समय पहले क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या है, नॉर्मल स्टेज में है, और जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एक्साइट स्टेज में आ जाएगा। तो लाइट रिएक्शन की सबसे पहली रिएक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर हम इसको सीधा क्या लें, क्लोरोफिल, अगर इसको एक हम रिएक्शन में लिखें, क्लोरोफिल क्या है, यहाँ नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ही ये क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा या क्वांटम लेगा, क्योंकि किस तरह से आएगी लाइट, क्वांटम के फॉर्म में आएगी। तो जब ये लाइट को लेगा तो क्या होगा, ये एक्साइट स्टेज में आ जाएगा। ये है इसकी एक्साइट स्टेज, क्लोरोफिल। तो पहली रिएक्शन हमारे पास ये हुई कि क्लोरोफिल जो है कौन सी, सबसे पहले क्वांटम को यूज करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके ये कौन से नॉर्मल कंडीशन से एक्साइट स्टेज में आ जाएगा। यहाँ तक सेकेंड हमारे, अब ये हुआ पहली रिएक्शन। जब किस तरह की रिएक्शन हो गई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्साइट हो गए। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब एक्साइट होंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इससे पहले एक और स्टेज आती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। आप ध्यान रखें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी किसकी प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस होना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और उससे ऑक्सीजन, सबसे पहले हिल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से, वो H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हिल रिएक्शन। तो
तो यहाँ पर हम मिल रिएक्शन लिख रहे हैं 2H2O किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, फोटोलाइसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में ये टूटा 4H प्लस O2। O2 कहाँ चली जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी और ये H प्लस मॉलिक्यूल जो है NADP के साथ जुड़कर NADPH2 बना लेंगे। ठीक है, जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तो एक NADPH2 से 3 ATP4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2H2O 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, तो ये प्रेजेंस है Mn+2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन याद करनी है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर 2H2O 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो रिएक्शन हुई लाइट रिएक्शन की। पहली है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्साइटमेंट, सेकंड है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ये जो 4H प्लस है ये क्या है, अगर हम तीसरी रिएक्शन ले इसकी, तीसरी रिएक्शन अगर हम इसकी लेना चाहें यहाँ पर तो हम ये लेंगे कि ये 4H प्लस जो है NADP से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4H प्लस NADP से किस तरह कनेक्ट होंगे, तो थर्ड रिएक्शन हमारी होगी, थर्ड रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ NADP प्लस NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, NADPH प्लस H प्लस। तो NADP यहाँ पर रिड्यूस होगा और NADPH2 में चेंज हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कहलाएगी NADPH2 का फॉर्मेशन। और NADPH2 जो है ये बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर अगर हम NADPH2 के फॉर्मेशन की बात करें तो 2 NADP जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, 4H प्लस रिलीज हुए हैं, इस 4H प्लस को ले लेती है और 2 NADP H प्लस बनाती है। ठीक है, या NADPH2 बनाती है। इस तरह की रिएक्शन में ये जो है, अगर हम ये यहाँ इसकी बात करें NADPH2 की बात करते हैं तो ये NADPH2 एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को असिमिलेशन में रिक्वायरमेंट रहती है इसकी NADPH2। NADPH2 क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तो एक NADPH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारा थर्ड रिएक्शन इसकी लाइट रिएक्शन की फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। नाउ फिर फोर्थ रिएक्शन हमारे आती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन देखो, जब भी फॉस्फोराइलेशन की मीन्स आता है यानी किसका फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन। जहां पर भी आपको फॉस्फोराइलेशन शब्द आए आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन है फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल बाय लाइट। ठीक है, तो हम बाय लाइट क्या होगा, हमने हमारी फर्स्ट रिएक्शन में देखा था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट के प्रेजेंस में एक्साइट हो गए और उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, अपन अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, इस एक्साइट मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको लेते हैं और इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इसको लेते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है तो ADP मॉलिक्यूल उस एनर्जी को लेकर, उस फॉस्फेट को लेकर ATP में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ ATP का जनरेशन हुआ, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। और लाइट की प्रेजेंस में हुआ है इसीलिए हम इसे कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमारे इस लाइट रिएक्शन में दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन की टेक्निक है, एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है
या इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट, है ना। ये छोटे से क्वेश्चन में इस रेड ड्रॉप के बारे में पूछते हैं, तो आपको आना चाहिए रेड ड्रॉप क्या होता है। रेड ड्रॉप क्या है? जब उन्होंने कहा कि हमें लाइट के बारे में हमें पता है कि 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट जो है वो रेड रीजन में आती है, रेड रीजन में आती है। ध्यान से समझिए इसको। 680, 700 या 720 तक नैनोमीटर तक की लाइट रेड रीजन में आती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको देखा है, रेड रीजन में आती है। अगर मैं कहूँ कि क्या किया है सबसे पहले कि मोनोक्रोमिक लाइट, मोनोक्रोमिक लाइट का मतलब होता है मोनोक्रोमिक लाइट, इसका मतलब होता है एक तरह का, एक ही कलर की लाइट, यानी लाल रंग की लाइट, ठीक है। रेड रीजन के अंदर रेड कलर की लाइट है। इस रेड कलर की लाइट को हमने फोटोसिंथेसिस के लिए, जब हम फोटोसिंथेसिस के लिए केवल रेड कलर की लाइट को ही देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो क्या हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेड ड्रॉप क्या है। The rate of photosynthesis when monochromic light of wavelength greater than 680 nanometer is supplied to plant, since the decline in rate is related with red region of light spectrum, it was called red drop. Red drop, drop का मतलब कम हो जाना, है ना। और क्यों कम हो गई, किस रीजन में कम हुई, रेड रीजन में। और क्या कम हुई, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्यों, क्योंकि हमने एक ही तरफ लाइट यानी 680 नैनोमीटर से ऊपर तक की लाइट को हमने जब प्लांट को दिया तो वो क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस रेट एकदम से डाउन हो गई और इसको क्या कहा, रेड ड्रॉप कहा। अब हम आते हैं इमर्सन इफेक्ट में। इमर्सन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इमर्सन इफेक्ट जो है, इमर्सन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बताया। उन्होंने जब ये देखा कि इस तरह मोनोक्रोमिक लाइट को इस तरह से डालते हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है एकदम से डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट ले ली और एक हायर वेवलेंथ की लाइट ले ली। दोनों वेवलेंथ की लाइट को साथ में जब प्लांट पर डाला जाता है तो फोटोसिंथेसिस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वो इतनी इंक्रीज होती है कि वो अगर सिंगल दोनों की हम लाइट देखें और उसका टोटल करें तो उन दोनों के टोटल से भी वो फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इस इफेक्ट को उन्होंने क्या कहा, इमर्सन इफेक्ट कहा। और आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार कि लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को क्या किया, एक साथ किया तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है एकदम से हाई हो जाती है, जो दोनों के सम्स के टोटल से भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के इफेक्ट को कहा गया इमर्सन इफेक्ट। और इसी इमर्सन इफेक्ट के इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कहा कि लाइट सिस्टम में दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा फोटो सिस्टम सेकेंड, जो दो अलग अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ों की क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं वो पढ़ा। मैं एक बार वापस आपको कॉल करती हूँ इसको कि लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्वांटम एनर्जी को लेता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है और उस रिएक्शन को हम हिल रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, 4H+ बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो 4H+ आयन NADP से लिए जाना है, NADP उसको ले लेता है और NADPH2 में रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है कि फॉस्फोराइलेशन, जिसमें जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब एक्साइट होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और उस इलेक्ट्रॉन रिलीज जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स उसको लेते हैं। इस बीच एनर्जी जनरेट होती है, ATP में कन्वर्ट होता है और जहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। यहाँ लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन
रिएक्शन हो रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। टू टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसके बाद हमने रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट पढ़े। जब एक ही तरह की लाइट को प्लांट पर डाला जाता है तो फोटोसिंथेसिस, यानी एक ही तरह की लाइट में हमने क्या डाली, 680 नैनोमीटर से अबव लाइट डाली, तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है एकदम से डाउन हो जाती है। और इसे हम रेड, क्योंकि हमने इसको रेड रीजन में देखा था, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेड ड्रॉप। इमर्सन इफेक्ट, जब इमर्सन जो साइंटिस्ट था उसने ये बताया कि जब दो अलग अलग वेवलेंथ का, एक शॉर्टर वेवलेंथ का और एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एक साथ डाला जाता है तो फोटोसिंथेसिस उनके सम के टोटल से भी ज़्यादा हो जाती है। और इसी बात इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह डिसाइड किया गया फोटोसिंथेसिस रेट जो है एकदम से नहीं बढ़ती, इसमें अलग अलग दो तरह के फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं को हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का। थैंक यू वेरी मच।